कक्षा 9 के गणित विषय में हम लोग अभी तक 4 लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 1.4 तक कवर कर लिया है। अब हम उसके बाद हम 1.5 को सॉल्व करेंगे, लेकिन 1.5 को सॉल्व करने से पहले आपको जो चीजें आनी चाहिए वो हम बता देते हैं। वास्तविक संख्याओं पे कुछ हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग कक्षा 8 में भी पढ़ चुके हैं कि वास्तविक संख्याओं में दो तरह की संख्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है? इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे 5 क्या परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो 5 पहली बात तो प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या क्यों है? क्योंकि ये गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 में से कोई एक संख्या है। पूर्ण संख्या क्यों है? क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या आता है, 0 से लेके कोई भी संख्या हो वो सारी पूर्ण संख्या होती है। और परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि हम किसी के भी बटे में 1 लिख सकते हैं, उसको P/Q में लिख सकते हैं। और फिर कुछ होती है अपरिमेय संख्या जिनको P/Q में नहीं लिख सकते। तो ये हमें पता कैसे चलेगा? अब मान लो कि हमें परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या तो पता है, लेकिन हम एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को जोड़ दें, घटा दें तो क्या होगा? तो हमें यही देखना है। तो हम पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि जो परिमेय संख्या होती हैं वो क्रम विनिमय, सहाचार और बंटन के नियमों से संतुष्ट करती हैं। यानी कि क्रम विनिमय क्या है? क्रम विनिमय जिसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमय क्रम विनिमय नियम क्या है? इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब क्या है? क्रम विनिमय का मतलब क्या है कि अगर हम आगे वाले को पीछे, पीछे वाले को आगे कर दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? 2 + 3 है तो हम इसको बराबर लिख सकते हैं 3 + 2, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो इसका मतलब है कि हम इसका अगर क्रम बदल दें, दो संख्या है, दो परिमेय संख्या हैं जिनका हम जोड़ने पे क्या बनता है? दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? परिमेय संख्या ही आएगा। और हम अगर इसको क्रम विनिमय में मतलब आगे पीछे कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा आता है आपका एसोसिएटिव यानी कि सहचार। सहचार इसको बोलते हैं एसोसिएटिव। ये सब आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। एसोसिएटिव का मतलब क्या है? एसोसिएटिव का मतलब क्या है? यहाँ पे क्रम विनिमय आपको कम्यूटेटिव लॉ समझ में आया। तो यहाँ पे एसोसिएटिव का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे 2 + 3 लिखा है, +4 लिखा है, तो पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लें। 3 + 4 कितना होता है? 7। 7 + 2 9। और चाहे आप ऐसा कर ले, 2 और 3 को जोड़ लें पहले, फिर हम 4 को जोड़ें, तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अगला नियम आता है बंटन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। बंटन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? यहाँ पे 2 × 3 + 4 है ना। तो 2 × 3 + 4 है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, या तो हम इसको जोड़ दें। 4 दिन कितना होता है? 7, 7 दूनी 14। पहले कोष्टक सल होता है, 7 दूनी 14, 14 आ रहा है। या फिर हम इसको इधर भी गुणा कर दें और इधर भी गुणा कर दें, दोनों जगह बांट दें, इसको बोलते हैं बंटन। 2 × 3 + 2 × 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 और 6 14, और यहाँ पे भी कितना हो रहा है? 14। यानी कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इन सब को करने के बाद हमारी जो संख्या आती है वो कैसी होती है? परिमेय संख्या। अगर ये सारी चीजें करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? परिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या ही होगा। तो यानी कि हम बस यहाँ पे अगर हम लोग भाग भी करें तो दो परिमेय संख्या को हम चाहे जोड़ें, गुणा करें। अब यहाँ पे गुणा करने का मतलब हम शून्य को छोड़ के भाग दें। अब भाग अगर शून्य का देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो गुणा करें, जोड़ें, भाग दें सिर्फ शून्य को छोड़कर, तो भी हमें एक परिमेय संख्या मिलती है। यानी कि परिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ दें, कुछ भी घटा दें, मतलब परिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या जोड़ दें तो क्या मिलेगा? परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या घटा दें या गुणा कर दें या भाग कर दें तो भी हमें परिमेय संख्या ही मिलेगी। लेकिन अपरिमेय संख्या के साथ ऐसा नहीं होता है, और यहीं पे हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है। अपरिमेय संख्या, अगर हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ दें तो क्या परिमेय संख्या मिलेगी? ये हम बता नहीं सकते, हमें चेक करना पड़ेगा। एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या या एक अपरिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या जोड़ दें या घटा दें तो क्या हमें परिमेय संख्या मिलेगी या अपरिमेय संख्या मिलेगी? ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसी को हम लोग अगली एक्सरसाइज में करेंगे जो कि हमारी है। इसके हमें उदाहरण जरूर लगाने हैं।
तो मैं जैसे कि आपको बताता हूँ कि हमें सारे के सारे उदाहरण लगाने, तो सारे के सारे उदाहरण आप वीडियो को रोक करके लगा लीजिए। हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं, जो कि हमारी एक्सरसाइज है 1.5। और आपको एक भी उदाहरण नहीं छोड़ना है। जो भी उदाहरण आपको नहीं आ रहा है वो आप यहाँ पे नीचे आप बता सकते हैं, तो वो उदाहरण मैं यहाँ पे हल करके बताऊंगा। मैं आपको सीधे के सीधे ले चलता हूँ एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज जो हमारी है 1.5। तो हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं 1.5 प्रश्नावली। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.5 को हल करने वाले हैं, लेकिन इसको हल करने से पहले हम कुछ पॉइंट और समझ लेते हैं। जैसा कि अभी हम लोग देख चुके हैं कि परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्याओं को, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ दें, गुणा कर दें या भाग कर दें, कुछ भी करें, तो हमें जो आंसर आता है, जो रिजल्ट आता है, वो भी परिमेय संख्या होती है। लेकिन क्या होगा जब एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के साथ कुछ किया जाए। तो यहाँ पे पहला हम लोगों को नियम पता होना चाहिए कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ दें या घटा दें, जोड़ दें या घटा दें। एक परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या जोड़ दें या घटा दें, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो अपरिमेय ही रहेगा। जैसे 2 एक परिमेय संख्या है, √2 √3 एक अपरिमेय संख्या, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, जो फाइनल आंसर आएगा, ये सारा का सारा मिलकर क्या बनेगा, एक अपरिमेय संख्या बनेगा। ये देखो ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान एक अपरिमेय संख्या होगा, उसमें 2 जुड़ जाएंगे तो वो भी अपरिमेय संख्या ही होगा। और अगर इसमें से कुछ घटा देते, इसी को हम घटा देते, तब ये अपरिमेय संख्या ही रहेगा। दूसरा क्या है, एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्योत्तर यानी कि नॉन जीरो परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल भी अपरिमेय होता है। जैसे एक अपरिमेय संख्या है, जैसे यहाँ पे √3 है, यहाँ पे हमें जोड़ा घटाना था, यहाँ पे हमने कुछ गुणा कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे गुणा कर दिया 2 से, तब भी ये यहाँ पे हो जाएगा 2√3। ये भी क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या ही रहेगा। इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, जो आपको इस प्रश्नावली के प्रश्न सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे जब इसका गुणा करेंगे या फिर इसमें भाग दे दें, तब भी ये क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या ही रहेगी। तीसरा हम लोग देखते हैं, यदि हम 2 अपरिमेय संख्या, आप देखिए यहाँ पे एक परिमेय और एक अपरिमेय, एक परिमेय और एक अपरिमेय चल रही थी, लेकिन अगर दोनों ही अपरिमेय संख्या हो, यानी कि यदि हम 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या अपरिमेय संख्या से दूसरी अपरिमेय संख्या में भाग दें, यानी कि दोनों अपरिमेय हो, तो जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, कुछ भी करें, तो ये फिक्स नहीं है कि परिमेय संख्या मिलेगी या अपरिमेय, तब हमें चेक करना पड़ेगा। तो जैसे कि परिमेय संख्या में हम कुछ भी करते रहें, परिमेय संख्या में जोड़ें, घटाएं, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ें, परिमेय संख्या घटाएं, परिमेय संख्या का गुणा करें, तो भी हमें परिमेय संख्या ही मिलती है। जैसे 2 एक परिमेय संख्या है, अब मान लो 3 भी एक परिमेय संख्या है, तो 3 को इसमें जोड़ दें, 3 का गुणा कर दें, 3 का भाग कर दें या 3 को घटा दें, तब भी हमें क्या मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगी। लेकिन यही केस अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय है, तब जोड़ें या घटाएं, तब तो क्या मिलेगा हमें, जोड़ें, घटाएं या भाग दें तो क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। जब एक परिमेय और एक अपरिमेय हो, इसको जब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे तब हमें बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा। एक परिमेय एक अपरिमेय हो तो हमें क्या मिलेगा, परिमेय संख्या नहीं मिलेगी, हमें क्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या मिलेगी। लेकिन अगर दोनों ही अपरिमेय हो तो अब हम कुछ नहीं कह सकते, इनका गुणा करें, जोड़ें, घटाएं, तो हो सकता है परिमेय संख्या मिल जाए, हो सकता है अपरिमेय संख्या मिल जाए, तब उस केस में हम कुछ नहीं कह सकते। तो हमें एग्जाम मतलब जो हमारा प्रश्नावली है उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए था। दूसरा एक कॉन्सेप्ट और हमें सीखना है कि हम किसी भी अपरिमेय संख्या को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या है, मान लीजिए अपरिमेय संख्या है x की जगह क्या आ सकता है, यहाँ पे 3 आ सकता है, यहाँ पे 4 आ सकता है, 4 तो यहाँ पे परिमेय हो जाएगा। यहाँ पे ऐसी संख्या जो अपरिमेय हो, जैसे √2 आ जाएगा, यहाँ पे √x ले लेते हैं, x की जगह क्या हो सकता है, x बराबर 2 हो सकता है, यानी कि √2 हो जाए, x बराबर 3.5 हो सकता है, यानी कि √3.5। इन सबको नंबर रेखा पे, लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो हमें क्या करना है, जो x का मान है हमें एक लाइन खींचनी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से 0 है, यहाँ से हमें x लंबाई की एक लाइन पॉइंट लेना है, यहाँ पे x लंबाई का पॉइंट लेना है। तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, x, जैसे यहाँ पे 2 है तो ये लंबाई लेनी है 2, फुटा से नाप लेना है। अब अभी फुटा 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, 2 मीटर अगर इसमें कुछ दिया है तो अच्छी बात है, वरना 2 लंबाई नाप लेनी है। तो ये कितना हो जाएगा, x यानी कि यहाँ पे मान 2 हो सकता है। जब हम इसको सवाल करेंगे प्रश्नावली में तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसे मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जितना भी आपने ये लिखा था 3.5 लिखा था, 3.5 की लंबाई का खींच लिया, उसके बाद उस लंबाई को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। कितना बढ़ा दीजिए, बस 1 और बढ़ा दीजिए।
जैसे यहाँ पे 3.5 था, 3.5 था, तो 3.5 की खींची, एक की और खींची, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी 4.5। अब ये बढ़ाने के बाद यानी कि 4.5 हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, बीच की बिंदी निकालेंगे, बीच का पॉइंट निकालेंगे। बीच का पॉइंट ये होगा, इसको हम मान लेते हैं O, ये हमारी होगी मान लीजिए B, ये हमारी हो गई B, ये हमारी हो गई C। हम इसके नाम दे रहे हैं, कुछ भी दे सकते हैं, इसको नाम दे दिया हमने A, या फिर हम O दे सकते हैं, O देना है तो O चूंकि हम इसको दे रहे हैं तो इसको हम A दे देते हैं, क्योंकि O हम बीचों बीच देते हैं हमेशा। तो यहाँ से देखिए, अब ये बीचों बीच है तो ये त्रिज्या मान लें, तो यहाँ पे एक सर्किल गोला बना दें इस तरह से, है ना, अर्धवृत्त, जैसे हम एक गोला बनाते थे ऐसा। तो अभी गोला मैंने थोड़ा सा, आप जब प्रकाश से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। यहाँ पे एक गोला बना देता हूँ, इस तरह से गोला बनाए। अब ये समझिए कि ये वाला हिस्सा ही बना हुआ है, ये गोला उतना अच्छे से नहीं बना है, लेकिन आप प्रकाश से बनाएंगे तो आपका काफी अच्छा गोला बन जाएगा। तो इस तरह से बना हुआ है। इसमें हमें पता होता है, हम लोग 8 में पढ़ चुके हैं कि ये वृत्त होता है, ये क्या होती है, त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या होती है, पूरा व्यास होता है, और ये क्या होती है, पूरी की पूरी परिधि होती है। तो हमारा जो x होता है वो क्या होगा, इसको अगर हम ऊपर ले जाएं, इसको हम ऊपर ले जाएं तो ये हमारा होता है रूट x जो भी था। अगर यहाँ पे हम 2 की बात करें तो इसकी लंबाई 2 कर देंगे, 2 में 1 जोड़ देंगे, फिर उनका बीच का निकालेंगे और ये ग्राफ बनाएंगे तो ये 2 हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम चाहें कि हमें इस नंबर लाइन को बढ़ा दें, हमें बताना है कि ये नंबर लाइन पे कहाँ आएगा, है ना, तो हम यहाँ से इसको 0 मान लें, तो ये नंबर लाइन पे यहाँ से यहाँ तक की चाप लेके और हम इस तरह से बनाएंगे, तो ये जहाँ काटेगा वो हमारा रूट x को रिप्रेजेंट करेगा, वो हमारा रूट x को नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको वृत्त मान के परकाल की इस तरह से चाप डाल देगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे प्रश्नावली का तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अभी हम इसको, अगर आपको समझ में आता है, पाइथागोरस थ्योरम समझ में आती है तो उससे हम चाहें तो इसको भी प्रूव कर सकते हैं, जो कि आपको जरूरत नहीं है आपको सीखना, लेकिन मैं बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम नीचे खींच लेंगे, इस लाइन को खींच सकते हैं, है ना। तो ये पूरी कितनी हो गई, ये पूरी x+1 है, ये पूरी कितनी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक x+1 है। तो हमें इसकी आधी निकालनी है, ये हमारी त्रिज्या होगी, इस वृत्त की त्रिज्या होगी, ये क्या हो गई x/2। क्यों, ये आधी निकालनी है तो हम 2 का भाग देते हैं, ये हिस्सा आ गया। हमें निकालना क्या है, हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, तो हम इसको, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये हमें पता है, जितना ये होगा उतना ये होगा। क्यों, क्योंकि ये त्रिज्या तो पूरी हमने वृत्त बनाया था, तो त्रिज्या देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी बराबर होगी, यहाँ भी बराबर होगी, यहाँ भी बराबर होगी, यहाँ भी ये तो बराबर ही होगी। जैसे साइकिल के पहिए में तिन्नी लगती हैं, वो बराबर होती है लंबाई, तो ये तिन्नी की समान है, ये त्रिज्या ये त्रिज्या। अब ये सर्किल थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, तो मैं इसको और अच्छे से बना देता हूँ। तो अभी आपको लग रहा होगा छोटा बड़ा लग रहा है, ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से ऐसे। तो ये यहाँ पे मान लेते हैं कि ये यहाँ पे आ रही है। अब आपको समझ में आ रहा है, जितनी लंबी है उतनी लंबी है। तो ये हमें पता है, ये कितनी होगी, x+1/2, और ये कितना होगा, ये हमें निकालना है। ये रूट x है, लेकिन हमें रूट x पता नहीं तो हमें निकालना है। ये हम जो अभी मैं बता रहा हूँ, इसको आपको सीखने की जरूरत है। अगर नहीं समझ में आता तो बिल्कुल भूल जाइए, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे हमने ये फॉर्मूला बनाया। और ये वैल्यू कितनी आएगी, देखिए ये पूरा का पूरा x है, ये पूरा का पूरा x है, तो x में से ये कितना कम हो जाएगा, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा क्या है, x, तो हमें ये निकालना है। तो इतना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस, और यहाँ पे ये जो है हम इतने को घटा देंगे, तो ये होगा x+1/2। इस तरह से हम लोग घटाएंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा x-1/2। यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई, x+1/2, ये वैल्यू आ गई x-1/2। जैसा कि मैंने बताया, थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन इसको समझने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका यूज नहीं है। इसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये आंसर निकाला कहाँ से। अब हम इसका पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो इसका स्क्वायर, यानी कि इसको मैं मान लेता हूँ और d मान लेता हूँ, ठीक है। तो BD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर, तो कर्ण ये सबसे बड़ा है, तो हम कर्ण का स्क्वायर मान लेते हैं कि OD स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। और जब हम इसको क्या करते हैं, हमें निकालना क्या है, BD हमें निकालना है। तो BD को इस तरफ रखते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, तो OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर। इसका मान हमें OD पता है, OD कितना है, x+1/2 का स्क्वायर माइनस x-1/2
2 का स्क्वायर बराबर BD। मतलब इसको आप हल करेंगे, हल करना आपको आता है और नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, आपको बुक में मिल जाएगा। और इसका मान आता है x, इसका पूरा का मान आता है x, ये स्क्वायर है तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। जब आप इसको और कम करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा x। इसका मान आता है सॉरी यहाँ आपका मान आएगा x, ये x बराबर क्या आएगा BD का स्क्वायर। तो हम जब स्क्वायर हटाते तो इधर रूट आ जाएगा, तो ये अंडर रूट x बराबर आ जाएगा BD। ये आपको अगर समझ में आया ये पूरा कॉन्सेप्ट तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको भूल जाइए। हम अपनी प्रश्नावली पे आते हैं और हम अपनी प्रश्नावली को हल करना शुरू करते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको वही करना है कि जो भी लंबाई दी है वो लंबाई खींच ली है, उसमें एक बढ़ाना और ये डंडी खींच दी है, फिर इसके बाद चाप लगा के और इस तरह से आपको वो बना देना है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लोग आते हैं अपनी प्रश्नावली पे और पहला सवाल करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, मैं सारे क्वेश्चन आपको उदाहरण लगा लेने हैं क्योंकि बिना उदाहरण के आप अगर एक्सरसाइज पे आएंगे तो काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। उदाहरण लगा लेंगे तो आप बिल्कुल, मेरी भी जरूरत नहीं है, आप मेरे बताए बिना भी सारे सवाल कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय ये बताना है। तो पहली संख्या है 2 - √5। अब ये हमने आपको बताया था, अब यहाँ पे एक परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या घट रही है तो क्या होगा, ये एक अपरिमेय संख्या ही रहेगी। ये क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या ही रहेगी, जो कि हम लोगों ने नियम पढ़े थे। दूसरी है 3 + √3 - के √3। कोष्टक यहाँ लगा है तो मैंने बताया था कि कोष्टक को हम शिफ्ट कर सकते हैं। कोष्टक को पहले इन दोनों को सॉल्व करें, इन दोनों को सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 + √23 - √23 इसको इधर लगा सकते हैं, मैंने बताया था। तो यहाँ से 23 में से 23 चले गए तो ये तो कट जाएंगे, ये तो 23 में से 23 चले गए तो क्या बचेगा 0। 3 + 0 बराबर 3। तो 3 क्या है, परिमेय है। 3 क्या है, परिमेय संख्या है। दूसरा सवाल हो गया। तीसरा हम लोग देखते हैं, इसलिए मैंने बोला था कि हम लोग घटाते हैं, जब एक परिमेय और एक अपरिमेय में से घटाते जोड़ते हैं तो कुछ भी आ सकता है। ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, जब आप उदाहरण लगाएंगे तो आपको वैसे ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा है 2√7 भागे 2√7। देखिए भाग देंगे तो √7 से √7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1। एक क्या है, परिमेय है। एक क्या है, परिमेय है। और आपका चौथा है 1/√2। तो जब हमें पता है कि एक परिमेय में अपरिमेय से भाग देते हैं तो क्या होगा, अपरिमेय ही रहेगी, अपरिमेय रहेगी। तीसरा देखते हैं, सॉरी कितना है, पांचवा देखते हैं 2π। तो पाई क्या है, एक अपरिमेय है और अपरिमेय में एक परिमेय संख्या का गुणा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। आपका पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैंने सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी में किया, क्यों, क्योंकि आपको उदाहरण लगाने हैं और आपको खुद से करने हैं क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे सारे के सारे हल करने नहीं बैठा हूँ। अब यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों को, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों को प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन मैं करके बता देता हूँ, बाकी आपको करना है। 3 + √3 ब्रैकेट में 2 + √2। मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, बाकी आपको सारे के सारे ऐसे ही करने हैं, ठीक है ना। तो बाकी के सारे आपको ऐसे ही करने हैं। तो मैं एक क्वेश्चन ये बता रहा हूँ, एक और बता दूंगा जरूरत होगी तो। अब फिर करना क्या होता है, जब भी कोष्टक होता है तो यानी कि इस पूरे का गुणा इस पूरे में करना है। तो पहले क्या करते हैं, 3 का गुणा इसमें करेंगे, फिर 3 का गुणा इसमें करेंगे और निशान इसी के हिसाब से लगाएंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले 3 का गुणा 2 में करते हैं, 3 दूनी 6। उसके बाद 3 का गुणा पहले प्लस लगाना है, यहाँ पे निशान कौन सा लगा, प्लस लगाएंगे। तो 3 का गुणा किसमें करेंगे, √2 में। तो 3 × √2, तो 3 × √2 को 3√2 ऐसे लिख देते हैं। तो गुणा करते हैं तो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अब ये पूरा हो गया, 3 का काम पूरा हो गया। अब उसके बाद क्या है, प्लस, तो प्लस लगा देंगे। उसके बाद अब 3 का गुणा करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर माइनस होता तो हम कोष्टक लगाते, क्योंकि माइनस का गुणा अंदर होता, लेकिन प्लस है तो कोष्टक लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 का गुणा करेंगे इसमें 2 में, तो यह हो जाएगा 2√3। गुणा करते हैं तो दोनों साथ में लिख दिए, या फिर हम गुणा लगा के लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। अब √3 का गुणा करेंगे √2 में, तो प्लस यहाँ पे जो निशान है वही आएगा, प्लस √2 ×
√3, चाहे √3 गुणा √2 कुछ भी लिख दीजिए, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। √3 गुणा √2, ये हो जाएगा 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस, जब इसका गुणा होगा तो रूट वाले गुणा हो जाएंगे, तो √6 हो जाएगा, प्लस √6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन मतलब इसी में दूसरे का आइए हम एक और वो क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से आ जाता है 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, मतलब कि हम लोगों ने पढ़ा था a प्लस बी और a माइनस बी है, ये दो ब्रैकेट में लिखा हो, एक जैसी संख्या लिखी हो और उसमें एक में प्लस लगाओ एक में माइनस लगाओ, तो इसका मान हो जाता है a² माइनस b²। तो इसका हो जाएगा, चाहे तो आप वैसे गुणा कर सकते हैं, 3 का इसमें गुणा करिए, फिर 3 का इसमें गुणा करिए, फिर इसका इसमें करिए, फिर इसका इसमें करिए, या फिर इसका सीधा सीधा आंसर भी लिख सकते हैं। तो मैं इसका आंसर क्या आएगा मैं अभी बता देता हूँ। 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का 9, और √3 का स्क्वायर होगा तो √3 का उसका माइनस लगेगा। √3 का स्क्वायर कितना होगा, √3 गुणा √3, तो रूट से रूट हट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिए, ये अगर आपको नहीं पता, √x है गुणा √x है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर x गुणा x हो जाएगा, और जब भी रूट के अंदर दो जोड़ा बन जाते हैं तो दो में से एक आ जाता है बाहर, तो रूट हट जाता है, तो यहाँ पे x आ जाएगा आंसर। तो ऐसे ही इसमें क्या होगा, √3 का गुणा होगा, देखिए √3 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर होने का मतलब 2 बार गुणा, तो √3 का गुणा बराबर, तो रूट के अंदर गुणा हो जाएगा, तो √3 गुणा 3, तो जैसे जोड़ा बना तो बाहर आ जाएगा 3 आ जाएगा आंसर। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, तो आंसर कितना आ गया 6। अब चाहे तो आप इसको गुणा करके भी 6 ला सकते हैं। देखिए मैं अभी तो मैंने डायरेक्ट इस सूत्र से ये 6 लाया, अब मैं इसको पूरा सॉल्व करने वाला हूँ। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 का गुणा करेंगे 3 में, तो 3 का 9, फिर 3 का गुणा करेंगे माइनस निशान लगाएंगे 3 का √3 में 3 और √3 गुणा होगा, तो इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस है, तो प्लस आ गया, फिर √3 का गुणा करेंगे 3 में, तो ये हो जाएगा 3 √3, और ये फिर से आएगा क्या, माइनस का, √3 का √3 में करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये प्लस में से माइनस चला जाएगा तो ये एक दूसरे को काट देगा, जैसे एक में से एक गया तो कितना बचा 0, तो प्लस के √3 में से 3 √3 चलेगा, ये प्लस के माइनस के, इसको हम ऐसा लिख रहे हैं कि प्लस के एक पीछे लिख रहे हैं, माइनस का एक आगे लिख रहे हैं, तो -1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, इसको आगे कर सकते हैं, इसको पीछे, ये दोनों कट जाएंगे, 9 - 3 = 6। तो बाकी के दो क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। अच्छा इसमें एक में स्क्वायर लगाया, इसको भी मैं बता ही देता हूँ, है ना, कि करना कैसे है। यहाँ पे लिखा है 5 + √5 + √2 का स्क्वायर, तो आपको a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, ये वाला फॉर्मूला याद होगा तो आप उससे कर लीजिए, या फिर इसको ऐसे लिख दीजिए √5, जब भी स्क्वायर लिखा रहता है इसका क्या मतलब होता है कि इसको 2 बार गुणा करना है, तो √2 एक बार हो गया, √5 + √2 2 बार हो गया। अब हमें पता है पहले इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो चाहे तो आप इस गुणा करके कर लीजिए, या फिर ये फॉर्मूला होता है इससे कर लीजिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला क्वेश्चन यानी कि तीसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन है और उसको समझना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे हम लोग व्रत को के बारे में हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं कक्षा 8 में, तो व्रत मैं यहाँ पे बना देता हूँ और आपको समझा देता हूँ। ये व्रत होता है, ये पूरा का पूरा चक्कर जो होता है क्या होती है, परिधि होती है, परिधि होती है। और ये जो एक लाइन इस छोर से उस छोर तक जाती है बीच से होते हुए, ये इसका क्या होता है, ये त्रिज्या होती है, लेकिन अगर पूरा मिला दें तो ये क्या होता है, डायामीटर होता है, यानी कि व्यास होता है। तो व्यास ये क्या हो गया, व्यास हो गया, पूरा पूरा व्यास है। अगर हम इतना हिस्सा बताएं तो ये क्या है, त्रिज्या है, पूरा व्यास है, ये परिधि है। अब ये क्या कह रहे हैं, और हमें पता है परिधि बराबर क्या होता था, परिधि बराबर 2πr, या फिर 2 और r को एक r और 2r, 2r निकाल दें तो पाई गुणा 2r, और 2r बराबर क्या होता था, व्यास, तो पाई गुणा व्यास, है ना। तो पाई गुणा व्यास होता था, तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, व्यास गुणा में इस तरफ आएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परिधि, अभी हम लोग सवाल शुरू नहीं किए हैं, अभी हम सिर्फ आपको मतलब समझा रहे हैं। परिधि बराबर पाई गुणा व्यास, है ना। तो व्यास को इस तरफ ले आएंगे, तो परिधि बटा व्यास, परिधि बटा व्यास बराबर पाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है आप समझिए,
अब देखिए इसमें परिधि को क्या मान लिया है, परिधि को मान लिया सी। परिधि को क्या मान लिया, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मान लीजिए परिधि सी है और उसका व्यास डी है, तो पाई का मान क्या हो जाएगा, पाई बराबर क्या होता है परिधि बटे व्यास, परिधि क्या है सी और व्यास क्या है डी। अब वो ये कह रहा है कि ये तो हमें पता है कि पाई बराबर ही हो जाएगा, लेकिन ये क्या है एक परिमेय संख्या है, ये क्या है एक परिमेय संख्या है। और हम लोग नियम पढ़ चुके हैं कि जब परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से भाग देते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है परिमेय संख्या, लेकिन पाई क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो थोड़ा सोचिए, देखिए परिमेय को परिमेय संख्या से हमने भाग दिया तो हमें मिलना क्या चाहिए था एक नई परिमेय संख्या। जैसे हमने 5 को 2 से भाग दिया तो हमारा आंसर क्या आता था, 5 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 को जब 2 से भाग देंगे 2.5, ये भी परिमेय था, ये भी परिमेय था और ये भी परिमेय ही आया। लेकिन यहाँ पे तो ये कह रहे हैं कि पाई आएगा और पाई तो अपरिमेय होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि जब भी हम सी और डी को नापते हैं तो फुटा से नापेंगे, स्केल से नापेंगे, मतलब जो जिससे भी नापेंगे तो उस समय बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू की पता होती, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है वैल्यू। तो परिमेय हम मान के चलते, जैसे मैंने बताया था ना 0.99999 ये लिखा हुआ है, यानी कि कभी भी खत्म नहीं होना। ये क्या है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको क्या मान लेते हैं एक मान लेते हैं। इसको मैंने सॉल्व भी किया था, इसको हम क्या मान लेते हैं क्योंकि एक के बहुत ही पास है तो इसको हम क्या मान लेते हैं एक मान लेते हैं। जैसे आपने इसको एक माना, ये अपरिमेय संख्या से परिमेय बन गई। तो ऐसे ही इसमें सी और डी क्या है, एक्चुअली में हमें नहीं पता ये परिमेय है कि अपरिमेय, क्योंकि हम लोग तो स्केल से नाप रहे हैं जितनी लंबाई है, तो हम लोग अंदाज लगा लेते हैं कि इतना है तो उसको हम एक मान लेते हैं, इसीलिए इसका मान पाई आता है। तो सुबह ये सवाल ऐसे ही है कि इसमें पाई क्यों आता है, हमें यही सोचना था। ये पाई इसलिए आता है क्योंकि हम लोग फुटा से नापते हैं तो उसमें कमियां रह जाती हैं, इस वजह से हम लोग ये पाई आ सकता है इसका मान। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है जिसके लिए मैंने ये अभी आपको तरीका बताया था कि कैसे संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है तो इसको हम लोग समझते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि हमें संख्या रेखा पर √9/3 को रिप्रेजेंट करना है। तो हमें क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, कितने की 9.3 की। तो ये मान लीजिए 9.3 की लाइन है, हमने फुटा से नापा मतलब और उतनी लाइन खींच दी, ठीक है। या इसको मान लिया हमने ए, इसको मान लिया हमने बी, और हमने क्या किया इसमें 9.3 था एक और बढ़ा दिया, तो ये एक यहाँ पे खींच दिया। 9.3 यहाँ तक था, यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक यहाँ से आगे यहाँ तक है, बस यहाँ खींच दिया बस। और इसका बीच का निकाल लिया तो 9.3 + 1 कितना हो गया 10.3। अब 10.3 का बीच का बिंदु निकाला, बीच का बिंदु निकालने के लिए 2 से हम भाग देते हैं, तो इसका बीच का बिंदु जो भी आएगा हमें पता है कितना आएगा 5.15 है ना, इतना ही आएगा। तो 5.15 नापते और यहाँ पे हमने निशान लगा दिया कि ये हमारा 5.15 है। गौर से देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया, जिसको भी हमें संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है उतनी लंबाई खींची, उतनी लंबाई की लाइन खींची, तो उसमें एक लंबाई और बढ़ा दी। मान लो यहाँ पे हम कहें 9.3 इंच मान लो, 9.3 इंच मान लो, तो 9.3 इंच है और फिर 1 इंच और बढ़ा दिया। अब एक अगर ये सेंटीमीटर होता तो 1 सेंटीमीटर मान लो, मतलब जो भी जितनी लंबाई इसको नापा उसमें एक और बढ़ा दिया। फिर जितना भी पूरा हो गया उसको हमने व्यास मान लिया, या फिर ये यूँ कहेंगे उसका आधा करके उसकी त्रिज्या मान ली, और फिर एक वृत्त बना दिया। तो ये वृत्त कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा वृत्त, ये वृत्त बन गया, यानी कि पूरा वृत्त इस तरह से बनेगा। लेकिन हम पूरे वृत्त की जरूरत नहीं, हम आधे वृत्त की, और ये आपको प्रकार से बनाना है। मैं हाथ से बना रहा हूँ तो हो सकता है देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो हमें बी पता है, ठीक है, तो हमें बी से सीधी डंडे 90 अंश का कोण बनाते हुए ऊपर की ओर डंडा खींच देना है, ऐसे ऊपर की ओर डंडा खींच देना, और जिस पॉइंट पे काट रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा √9.3। लेकिन हमें क्या करना है, हमारी संख्या रेखा तो ये है, हमें तो इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको मान लेंगे 0, और यहाँ से लेके यहाँ पे हम एक प्रकार से नाप लगाएंगे और इसको चाप ऐसे मारेंगे। जैसे अब इसको त्रिज्या मान लीजिए, है ना, और इसको त्रिज्या मान के और एक वृत्त बनाइए इस तरह से। देखिए यहाँ से चाप मारेंगे इस तरह से जाएगा, ये चाप इस तरह से होते हुए इस तरह से जाएगा, यहाँ कहीं काटेगा, और ये वाली वैल्यू ही √9.3 है संख्या रेखा पर। तो ये निकालना बहुत आसान हो गया, हमने प्रकार से इसको इस तरह से प्रकार रखा इधर, और इसको ऐसे काट दिया, जहां ये काट रहा है वही हमारा आंसर हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है, √ जितना भी हमें वैल्यू दिया √ के अंदर, तो √ को भूल जाना है, इसको x की तरह ट्रीट करना है, इसको याद रखना है। 9.3 है तो 9.3 की एक लाइन खींची, फिर उस लाइन को थोड़ा सा एक और बढ़ा दिया,
ठीक है। तो जितना भी हो गया उसको व्यास मान लिया या फिर उसको यूं कहें कि उसका आधा कर दिया तो त्रिज्या बन गई। अब इस त्रिज्या को मानते हुए परकाल से यहाँ पे परकाल की नोक रखी और इतनी लंबाई का चाप खींचा और इससे आधा वृत्त बना दे या पूरा वृत्त बना दे, क्योंकि नीचे से हमें कोई मतलब ये हमने वृत्त बना दिया। वृत्त बनाने का बी पॉइंट पे हमें 90 अंश का कोण बनाते हुए ऊपर की ओर डंडा खींच दिया, तो ये जहां काटेगा ये वाली लंबाई हमारी होगी जो हमारे यहाँ पे वैल्यू थी √9.3। अब अगर हमें इसको संख्या रेखा पे दिखाना तो ये 0 हो गया, इसके आगे संख्या रेखा है, इसके नीचे नेगेटिव है। अब हमने यहाँ से फिर से यहाँ पे परकाल लगाया और उसको काट दिया यहाँ पे, तो यहाँ कट रही है, ये हमारा आंसर हो गया। अब ये आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आखिरी क्वेश्चन की। आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित का परिमेयकरण करिए, परिमेयकरण करिए हरों का। तो देखिए हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं। हर का परिमेयकरण करना बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन इसका थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। हर का परिमेयकरण करने से मेरा मतलब है कि हमें हर के नीचे से परिमेय संख्या बनानी है, अपरिमेय होगी तो परिमेय बनाना है। तो मैं यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल करके बता दे रहा हूँ, बाकी आपको खुद से कर लेने। तो पहला है 1/√7, है ना। यहाँ पे अपरिमेय क्या है, √7। तो अगर हम इसमें क्या करना है, हमें नीचे वाला हिस्सा देखना है, जो नीचे है उसी का गुणा कर देना है। तो गुणा कर दिया √7 का ऊपर, अगर एक ही संख्या, अगर दो संख्या होंगी तो क्या करना, बोल देता है, और √7 का नीचे। अब इसका ऊपर नीचे क्यों गुणा कर रहे हैं, अगर हमें गुणा करना ही था तो ऊपर करते। ऊपर नीचे गुणा इसलिए करना है क्योंकि हमें बदलना वही रखना है। इसको अगर हम काट दें तो 1 हो जाएगा, यानी कि हम गुणा 1 से कर रहे हैं। 1 से गुणा करने में कोई बुराई नहीं है, तो हमें इसको बदलना नहीं है, बल्कि हमें उसी को रखना है। तो जो ऊपर गुणा करेंगे उसी से भाग भी देंगे। तो यानी कि अगर हम चाहें तो इसको कट जाएगा, इतना ही बचेगा, लेकिन हम गुणा करके इसको नीचे वाले हिस्से को हटाना चाहते हैं। तो ऊपर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, √7 आ जाएगा। नीचे गुणा होगा तो क्या आएगा, नीचे गुणा होगा तो 7 और 7, जब रूट और रूट का दोनों में रूट हो एक ही संख्या हो तो रूट के बाहर आ जाती है। या फिर यूँ कहें कि √7 का गुणा करेंगे, √7 का, तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर दोनों का गुणा हो जाएगा, 7 × 7। और जब भी जोड़ा बनता है तो रूट के बाहर आ जाता है और रूट फट जाता है। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 7। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 7। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, पहला आंसर हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया, मतलब 5वें क्वेश्चन का पहला, और हम दूसरा करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, 1/√7 - √6। अब देखिए वहां पे तो एक संख्या थी तो हमने ऊपर नीचे उसी संख्या से गुणा कर दिया। अब यहाँ पे कितनी संख्या है, यहाँ पे 2 संख्या है। और जब भी 2 संख्याएं आ जाएं, प्लस और या तो प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, तो क्या करना है, हमें इसी संख्या का ऊपर गुणा कर देना। यहाँ पे √7 है और इसको अभी निशान को भूल जाइए, और √6 है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे जो निशान बना है ये निशान माइनस का है, तो यहाँ पे प्लस लगा देना बस। और अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे माइनस लगा देना है। और हमें पता है कि जब जो जिस चीज का हम ऊपर गुणा करते हैं उसी का हम लोग भाग देते हैं। तो √7 + √6। बस हमें इतना ध्यान रखना कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। अब देखिए ऊपर का हिस्सा तो 1 में गुणा हो रहा है तो जैसा था वैसा ही रहेगा। तो ये रहेगा √7 + √6। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, a - b और a + b। देखिए 7 - √6 और 7 + √6। तो जब भी आता है a - b और a + b दो अलग अलग डब्बों में आता है। देखिए एक डब्बा और दूसरा डब्बा, तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो a² - b², मैंने गुणा करके ही बताया था। और एक कक्षा 8 में आपने पढ़ा भी था, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। चाहे तो आप इसका इसमें गुणा करें, इसका इसमें गुणा करें, पहले इसका इसमें गुणा करें और इसका इसमें गुणा करें, इसका इसमें गुणा करें, इसका इसमें गुणा करें, तब भी यही आएगा। या फिर आप स्कूल सूत्र को याद कर लीजिए। तो हमें पता है a² - b², यानी कि यहाँ पे 7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर और √6 का स्क्वायर। और जब भी स्क्वायर और रूट एक साथ आते हैं तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, देखिए √7 का स्क्वायर आएगा माइनस और √6 का स्क्वायर आएगा। तो जब भी स्क्वायर और रूट एक साथ आते तो रूट से स्क्वायर कट जाता, तो यहाँ बचेगा 7 और यहाँ पे भी रूट कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 6। तो 7 - 6 कितना बचा, 1। 7 - 6 कितना बचा, 1। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ले लेता हूँ 1, और 1 का किसी में भाग दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 को भाग में लिखें चाहे ना लिखें, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको बाकी क्वेश्चन खुद से कर लेना है। बाकी क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि करना कैसे है, तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, 1/√5 + √2। तो इसमें गुणा किससे करना है, √5 √2। अभी हमने निशान नहीं लगाया, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √5 - √2। तो ये तो ऊपर का एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखिए
ए प्लस बी ए माइनस बी, वही डब्बा आ गया। ये कितना आ जाएगा √5 माइनस √2, और ये मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा तो रूट से और स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5 माइनस यहाँ पे 2 और 2 तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 तो बचेगा 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको आखिरी क्वेश्चन कर लेना है। इसमें 7 माइनस 2 है, यहाँ पे 7 1/√7 माइनस 2 है, तो इसका गुणा किसमें हो जाएगा √7 प्लस 2 √7 प्लस 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो जैसा था वैसे ही रहेगा। यहाँ पे बचेगा 7 माइनस, अब यहाँ पे नहीं कटेगा, यहाँ पे रूट नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा, मैं इसको कर ही देता हूँ 7 प्लस √2 बचेगा कितना, देखिए 7 स्क्वायर आएगा लेकिन रूट है तो कट जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा 7 माइनस, अब 2 और 2 यहाँ पे रूट नहीं है तो स्क्वायर नहीं कटेगा, 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, जब ये घटेगा तो क्या आ जाएगा आंसर 3। तो यही हमारा आंसर हो गया। मैं इसी में मिटा के लिख रहा हूँ, आपको आगे लिखते जाना है, ये आंसर हमारा हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको प्रश्नावली को करना है। अगली प्रश्नावली हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।